सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बाद जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, उसमें टिश्यू परमेबिलिटी का सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो ड्रग है वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होने के बाद जब रक्त वाहिकाओं में आ जाती है तो रक्त वाहिकाओं से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल्स के अंदर दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में से जाना होता है। तो यहाँ पर जब वो मेम्ब्रेन और बैरियर को क्रॉस करती है तो उस समय पे जो मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर का काम करती है और वो भी एक फैक्टर बन सकता है डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने से, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से टिश्यू परमेबिलिटी में physicochemical properties, that is molecular size, pK, that is the dissociation constant, oil and water partition coefficient, that is जो कि हम KO/W के नाम से हमने इसे एब्जॉर्प्शन चैप्टर के उसमें देखा था। तो ड्रग का अगर मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली टिश्यू परमेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी। पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा और ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जितना बेटर होगा उतना अच्छा परमेबिलिटी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी काफ़ी एक बहुत अहम रोल निभाते हैं इन प्रेजेंटिंग द हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, तो जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से टिश्यू परमेबिलिटी के ऊपर हम फोकस रखें। मॉलिक्यूलर साइज का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मैक्सिमम ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन जो जनरली है वो पैसिव ही होता है और पैसिव में एक बड़ा हर्डल है मॉलिक्यूलर साइज का। तो जो ड्रग्स 500 to 600 डाल्टन्स हैं वो इजीली पास कर जाती हैं सभी कैपिलरीज को। वहीं पर पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल्स के अंदर तभी प्रॉपरली हो पाएगा अगर तीनों ही सेक्शंस दैट इज द KO/W, pKa एंड मॉलिक्यूलर साइज ऑप्टिमम हो तो, क्योंकि हर सेल हर टिश्यू के अंदर एक छिद्र होते हैं, छिद्र के बीच में छोटा गैप होता है जिससे थ्रू उन्हें पास होना होता है। पास होने के बाद ही वो तभी इजीली पास कर सकते हैं जब उसका मॉलिक्यूलर साइज आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर प्रॉपर होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का यहाँ पर महत्व इसलिए है क्योंकि ड्रग अगर आयोनाइज हो जाएंगी तो वो किसी काम की नहीं रहेंगी और टॉक्सिक हो जाएंगी, इसलिए उनका साइट ऑफ एक्शन के पहुंचने के पहले अनआयोनाइज फॉर्म में होना बेहद ज़रूरी है। सेकंड जो थर्ड थिंग कम्स दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना, जो कि बहुत बारीक सेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड कैपिलरी को पास करते हुए सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर उसे लीवर में जाना है तो लीवर में जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर पहुंचने के लिए सेल की कैपिलरी को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि काफ़ी बारीक होती है और उसके लिए ड्रग की जो साइज है दैट इज 50 डाल्टन से कम होगी तो वो ही पास कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन तक समय से पहुंच जाती है। लेकिन ड्रग का यहाँ पर साइज इसलिए इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको फाइन बहुत छोटे साइज में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कारण से बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मॉलर साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इसलिए सारी ड्रग्स को बहुत फाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आपने लेबोरेटरी में भी अपने ड्रग्स को देखा होगा जो काफ़ी फाइन पाउडर फॉर्म में रखी रहती है, लेकिन हर ड्रग को बहुत माइक्रोनाइज करके बहुत छोटे साइज तक ला पाना संभव नहीं होता। पर ऐसे में फिर डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉब्लम्स जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो आती हैं। ये एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन कि अनआयोनाइज्ड ड्रग कैसे पास कर जाती है। अनआयोनाइज्ड ड्रग एक्चुअल में इसलिए पास कर जाती है क्योंकि उसके साथ दो बड़े फैक्टर दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत ऑप्टिमम होता है, इसलिए वो इजीली पास कर जाती है पूरे बैरियर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड तक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो आयोनाइज होने की वजह से उसमें सेक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से उसका जो ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट की जो काबिलियत है वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एंट्री वो नहीं कर पाती। तो अभी तक इस सेक्शन में हमने जो देखा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना मायने रखता है उसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर हम समझें तो पीके वैल्यू इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या फिर हम कहें एक ऐसा पीएच है एक्चुअल में
जब जिसकी मौजूदगी में ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। तो अगर कोई वीक एसिड ड्रग है तो वो अनआयनाइज रहेगी स्ट्रॉन्ग एसिडिक में इन्वायरमेंट में भी, और न्यूट्रल इन्वायरमेंट रहेगा, बेसिक इन्वायरमेंट उसे मिलेगा तो वो आयनाइज हो जाएगी। सेम कंडीशन बेसिक ड्रग के साथ भी आती है। तो ब्लड का जो पीएच प्लाज्मा है वो 7.4 है, और जिसकी वजह से जितनी भी ड्रग्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगी प्लाज्मा पीएच में, क्योंकि 7.4 जनरली एसिडिक का एक किस्म का न्यूट्रल या फिर हम कहें बैलेंस सिचुएशन है। तो वहाँ पर ड्रग्स का अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना ज़रूरी है। तो कुछ ड्रग्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ जनरली वीक बेसिस या वीक एसिडिक फॉर्म में होती है, उन्हें फार्मास्यूटिकल अप्रोच के माध्यम से पीएच चेंज करना होता है ताकि वो लिपोइडल सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकें और अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि पोलर ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि पानी में आराम से घुलनशील है, उनके लिए परमेबिलिटी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हमने बहुत बारीकी से समझा था कि ड्रग का लिपोफिलिक नेचर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है लिपिडिक नेचर की होती है। ऐसे में पोलर और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स बहुत मुश्किल से ही क्रॉस कर पाती हैं। वहीं पर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स मतलब आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि उनका इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसीलिए हर जो ड्रग्स होती हैं वो 85% से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो नॉन पोलर होती हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन बॉडी के अंदर वो सेल्स को क्रॉस कर पाएंगी या नहीं, या फिर परमेबिलिटी उनकी कैसी रहेगी, ये चीज़ करने के लिए हम पेशेंट को दवा ट्रायल के लिए तो खिला नहीं सकते। इसलिए बाहर करने के लिए हम उसी के लेवल का पीएच और वही लिपिड स्ट्रक्चर या फिर लिपिड सेक्शन को मेंटेन करते हुए ट्राई करके देख सकते हैं, जहां पर हम ये दोनों ही पीएच के फॉर्मूले का यूज करके पता लगा सकते हैं कि कितना इफेक्टिव होगा, कितना असरकारक होगा ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। अब ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट को मेजर करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है शेक फ्लास्क मेथड। इसमें ऑर्गेनिक फेज दैट इज ऑक्टेनॉल और हाइड्रोफिलिक फेज दैट इज द वाटर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पतीले में ये दोनों चीज भर लें और ड्रग को डाल दें और शेक कर दें। शेक करने के बाद दोनों ही में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन से हम इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका पार्टीशन करने की क्षमता कितनी है। अगर कम है तो फार्मास्यूटिकल अप्रोच के जरिए उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, अगर अच्छी है तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेगी बॉडी के इनसाइड। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है रेट लिमिटिंग स्टेप, दैट इज पोलर ड्रग के मामले में परमेबिलिटी जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो उनके लिए इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल पाना काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि इससे हो सकता है। इस वीडियो में हमने जाना, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले टिश्यू परमेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, और टिश्यू परमेबिलिटी को मॉलिक्यूलर साइज, पीकेए एंड ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट इफेक्ट करते हैं। इनको जानने के लिए साइज की वैल्यू 500 से 600 डाल्टन होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पीके वैल्यू किस तरह इफेक्ट करती है ये हमने देखा, और पार्टीशन कोफिशिएंट इफेक्टिव है कि नहीं जानने के लिए फॉर्मूले के माध्यम से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। If so, please do like and share. Don't forget to subscribe the channel and pressing the bell icon. Thank you.